हेलो बच्चों, एसएमएस जातावलिया क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं जैक द्वारा प्रकाशित 2021-22 का जो विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये सेट 1 उसका मैं आज उत्तर बताने वाला हूँ। इस सेट में 40 प्रश्न है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए किस तरह से इसका आप लोग को उत्तर मिलने वाला है। ठीक है, इस वीडियो पर बने रहिए अंत तक। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस के दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है बच्चों अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें बड़ा दिखता है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो आप लोगों को पता है बच्चा, ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या तो F बराबर R/2 होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका B। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए बच्चों, प्रकाश अपवर्तन क्रिया के समय जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण तो उस समय वेग में परिवर्तन होती है, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होती है। ठीक है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होती है, इसलिए इसको हम कहेंगे अपरिवर्तित। ठीक है, तो ये आपका तीसरा का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर के गुजरती है। तो किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, यानी एफ से होकर के गुजरती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, किस दर्पण से वस्तु को किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो वो दर्पण होगा, वह दर्पण कौन सी होगा जिसमें वस्तु का आकार प्रतिबिंब बराबर और सीधा बने। ठीक है, तो वह दर्पण होगा बच्चों समतल दर्पण, जो इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम पहले मैं बता चुका हूँ बार बार। ठीक है, इसका 2 नियम है। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। 50 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगी। तो बच्चा वक्रता त्रिज्या का ठीक आधा फोकस दूरी होता है, तो वक्रता त्रिज्या का 50 है तो फोकस दूरी कितना होगा 25। ठीक है, 25 cm, तो यह हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी क्या होगी। ठीक है, उत्तल लेंस तो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर बराबर 1 डायोप्टर होता है। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा आपका डायोप्टर में 1 डायोप्टर, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये 8 नंबर प्रश्न का मैंने बता दिया उत्तर। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। ठीक है, पॉजिटिव होती है फोकस दूरी। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, किस में होता है, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में, जल में होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। अवतल लेंस का फोकस दूरी बराबर होता है बच्चों। ठीक है, देखिए जैसे मैं बताता हूँ फोकस दूरी। ठीक है, तो यहाँ P दिया है पावर, तो F होता है 1/। ठीक है, P यानी P का मतलब हो गया 4। इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग कैसे इसको डिवाइड करेंगे, भागफल में पॉइंट डालेंगे तो ये हो जाएगा, कटेगा तो 1 मिनट। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 बचेगा, फिर हम लोग का 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सेंटीमीटर से बदलना है तो 0.25, तो ये 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 cm। ठीक है, तो 25 cm 25 cm। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 11 का अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, पावर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर है तो पावर क्या होगा। ठीक है, तो
इसमें भी वही हम लोग को बताना है, क्षमता बताना है। ठीक है, क्षमता बताना है तो P=1/f होगा, तो 1/50। ठीक है, तो इसको हम लोग भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/50 को तो भाग करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मीटर में बदलने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हमारा 2 आ जाएगा, इसलिए 2 डायऑप्टर। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? श्वास लेना, पाचन होना, उत्सर्जन होना, संवहन होना। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधीता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है चिप की पैकेट में? ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस, ये तो पता है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है, ये तो पता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, दिए गए अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है? किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? ठीक है, तो देखिए, जिसमें संख्या की वृद्धि होती है उसको उपचयन कहते हैं, जिसमें संख्या का कमी होती है, यानी ऑक्सीजन जुट रही है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग, ठीक है, ये कार्बन के साथ ठीक है, इधर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि किसमें उपचयन मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि होना, संख्या में वृद्धि होना, तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सी में ही ठीक है इधर आके वृद्धि हो रहा है। ठीक है, उत्पाद की ओर, इसलिए हम लोग का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? ठीक है, आप देखिए, आप लोग जानते हैं संतुलित करने। ठीक है, आराम से कर जाइएगा, बताइए। कौन सी अभिक्रिया आप देख रहे हैं कि दिए गए इस रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित के कौन सा है? तो ए ऑप्शन को देखिए, आपका ए ऑप्शन जो है ये संतुलित है। ठीक है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है आप लोग। ठीक है, तो दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो दिया गया चित्र में विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। आप देख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसलिए कि ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 20 नंबर, दिए गए पदार्थ में कौन सी गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो प्याज करता है। ठीक है, आप लोग को पता है बिनौली करता है और लौंग का तेल। अगला प्रश्न, हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? देखिए बच्चों, हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, आप भी मैट्रिक की तैयारी अच्छा से कीजिए, नहीं तो गार्जियन आपकी हड्डी भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए जानना जरूरी है। तो बताइए बच्चों कौन सी होगी? ये ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगला, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण। ठीक है, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? इस चित्र में वियोजन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि जल इसमें टूट रही है तो हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया यानी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है बच्चों, इसलिए आपका ये आंसर सही हो गया। ठीक है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तनुकरण मतलब बच्चों, अगर अम्ल है तो अम्ल में जल की मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा कम हो। क्षार है तो क्षार में अम्ल का मात्रा नहीं, क्षार में जल की मात्रा अधिक हो और
क्षार की मात्रा कम हो, तो जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी हाइड्रोजन आयन कम होगा, क्षार की मात्रा कम होगी हाइड्रोक्साइड आयन कम होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण? प्रकाश द्वारा होने वाली रासायनिक अभिक्रिया प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, और यह हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो प्रकाश के द्वारा होता है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा अपना उत्पाद से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो पाचन प्रक्रिया में पीत करता है। ठीक है, ये सही होगा। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषित पोषण होता है? किस जीव में? तो यहाँ पर अमरबेल तो नहीं है, कवक भी नहीं, अमीबा नहीं, आम का ये पेड़ जो है इसमें होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है। और श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है बच्चों, उत्सर्जन तंत्र किस क्रियात्मक इकाई उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? क्रियात्मक इकाई क्या है? आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सी, ब्रिकानो। ठीक है, क्या होगा? ब्रिकानो, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आता है 33 नंबर। ब्रिक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर की से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आप लोग पढ़े हैं, मैं भी कई बार बता चुका हूँ। एक डायलिसिस यानी अपहरण कहते हैं, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनाना। ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? 35 नंबर का है ना। तो ये बहुविखंडन का दर्शाता है। ठीक है, बहुविखंडन, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ये बायोलॉजी से है, इसको हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो बताइए बच्चों, ये टेस्टोस्टेरोन ये करता है। ठीक है। सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1.4 ये होता है। ठीक है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है बच्चों? तो जैव गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। और इस सेट का अंतिम यानी ये लास्ट प्रश्न, ठीक है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? तो ये 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये जो इस वीडियो का जो जितने प्रश्न था उसका मैंने उत्तर बता दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार की हर एक प्रकार की जो वीडियो है, ठीक है, क्वेश्चन है, मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करते रहूँगा। और मेरा वीडियो देखकर इस चैनल से जुड़कर आप बहुत ही अच्छा, ठीक है, तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।